Hello. हेलो बच्चों, कैसे हो? सब खैरियत? लास्ट सेशन हमने बात की थी बेटा कूलाम के नियम की। अब कूलाम के नियम की मैंने उस टाइम बताया था मैंने कि F = K Q1 Q2/R²। अब इसके आगे हम बात करने वाले हैं कूलाम के नियम से थोड़ा आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, कूलाम के नियम के बाद ये था हमारे पास कूलाम का नियम F = K Q1 Q2/R²। जहां मैंने K को बताया था बेटा एक समानुपातिक नियतांक है। कौन सा नियतांक है बेटा? समानुपातिक नियतांक है जिसका मान होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये चीज क्लियर बेटा? अब यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन नॉट है क्या बोलेंगे बेटा इसे? एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलेंगे बेटा इसे? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि इसे हम बोलते हैं निर्वात या वायु में विद्युत शीलता। निर्वात या वायु में विद्युतशीलता को हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं बेटा, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा इसकी ये हो गई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अगर आपसे पूछ लिया जाता है इन केस कि एप्सिलॉन नॉट की विमा लिखिए, एप्सिलॉन नॉट की विमा बताइए, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा कैसे बताएंगे आप? बेटा यहाँ पे आपके पास देखो इसका मात्रक है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज बताइए बेटा, आप यहाँ पे जो कूलम स्क्वायर है, कूलम स्क्वायर मतलब आवेश, आवेश की जो विमा है वो क्या है आपके पास? A1T1। अब बेटा इसका क्या कर दोगे? आप स्क्वायर कर दोगे। क्यों? क्योंकि इसका क्या हो रहा है? आवेश का स्क्वायर हो रहा है। न्यूटन की क्या होगी? m1L1T⁻²। और यहाँ पे जो m है, m क्या है आपके पास? मीटर की हो जाएगी बेटा कितनी? L, और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर इसको सॉल्व करते हैं हम, तो आपके पास क्या है? इसकी विमा निकल के आएगी। तो बेटा ये सारी टर्म ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास A2T2, और ये वैल्यू ऊपर आएगी आपके पास, तो ये हो जाएगी m-1 L-1 T⁻² और L⁻²। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फिर इसके बाद अब इनको क्या कर दीजिए? सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगी आपके पास विमा इसकी m-1 L⁻³ T⁻0 A⁻²। ये चीज क्लियर हुई बेटा आपको? यहां तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये विमा कहां से हमने फाइंड आउट की। ठीक है बेटा, तो ये विमा किसकी हो गई? एप्सिलॉन नॉट की हो गई। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट की विमा हो गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम परावैद्युतांक पे। आज हम टॉपिक करने वाले हैं परावैद्युतांक। क्या टॉपिक करने वाले हैं बेटा? परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक क्या होता है? परावैद्युतांक होता है बेटा कोई भी माध्यम होगा, किसी से भी रिलेटेड माध्यम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कुचालक भी हो सकता है, सूचालक भी हो सकता है। ठीक है, अगर दो आवेशों के बीच में रख दिया जाए माध्यम, तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बाद। मतलब ये आप लिख लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बेटा परावैद्युतांक जो है वो क्या है? इससे डिनोट किससे करते हैं? तो परावैद्युतांक को हम और भी बोलते हैं, और भी इसका नाम होता है, जिसे हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता इसे डिनोट किया जाता है बेटा एप्सिलॉन r से। किससे डिनोट किया जाता है? एप्सिलॉन r से। और जो एप्सिलॉन r होता है
वो निर्वात पे लगाया गया जो बल है, निर्वात पर जो लगाया गया बल है दोनों आवेशों पर, उसके और जो माध्यम द्वारा लगाया गया बल है दोनों आवेशों के बीच में जब माध्यम रख दिया जाता है तो उस पे जो बल लग रहा है वो और निर्वात में जो बल लग रहा है वो, उन दोनों का अनुपात क्या होता है आपके पास, परावैद्युतांक होता है बेटा। क्या होता है बेटा, परावैद्युतांक। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? तो बेटा अगर मैं बात करूं निर्वात की, एफ ए लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, एफ नॉट भी लिख सकते हो आप इसे, ठीक है, लिखना चाहो तो आप इसे एफ नॉट भी लिख सकते हो। एम का मतलब माध्यम के लिए और नॉट का मतलब वायु या निर्वात के लिए। तो मैं लिख देता हूं दोनों आवेशों जब दोनों आवेश निर्वात, जब दोनों आवेश निर्वात में रखे हो तो बल बटा जब माध्यम रखा हो तो बल। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास के की वैल्यू आप रखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। माध्यम के लिए रखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, माध्यम के लिए क्या लिख दूंगा बेटा इसे, एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। सारी टर्म कट जाने के बाद आपके पास वैल्यू बच जाएगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं एप्सिलॉन r की बात करूं तो एप्सिलॉन r जो है विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। तो एप्सिलॉन r क्या है यहाँ पे हमारे पास, विमाहीन राशि है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, परावैद्युतांक की डेफिनेशन की मैं बात करूं तो परावैद्युतांक की डेफिनेशन में आपको यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपके इजी वे में इजी रहेगा लिखने में भी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे परावैद्युतांक की डेफिनेशन। ये चीज आ गई होगी बेटा आपको समझ में कि ये कहां से आया है हमारे पास, ठीक है। किसी माध्यम, देखो बेटा किसी भी माध्यम की बात कर रहा हूं, किसी माध्यम की उपस्थिति में, किसी माध्यम की उपस्थिति में, यानी माध्यम की उपस्थिति होनी चाहिए वहां पे, उपस्थिति में आवेशों के मध्य, जो आवेशों के मध्य क्या होगा बेटा, विद्युत बल लगेगा, विद्युत बल निर्वात की तुलना में, निर्वात की तुलना में, यानी निर्वात की तुलना में जितना कम होगा, तुलना में जितना कम प्राप्त होगा उसे उस पदार्थ का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। क्लियर है बेटा? यानी जितना कम लगेगा माध्यम में, जितना कम बल लगेगा वो निर्वात की तुलना में क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, तभी आप क्या बोल सकते हो, उसे परावैद्युतांक बोल सकते हो। यानी एप्सिलॉन, दोबारा लिख देता हूं मैं, एप्सिलॉन r इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बेटा ये चीज? अगर मैं बात करूं, ये चीज क्लियर हो गई बेटा? तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आपका परावैद्युतांक क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अभी अभी मैंने बात की बेटा कि जो परावैद्युतांक है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो बल पे भी हम बात कर लेते हैं। तो आपने एफ नॉट इक्वल पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r। ये तो हो गया बेटा निर्वात या वायु,
माध्यम की बात करूं, माध्यम में, तो एफ एम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अभी अभी आपने पढ़ा एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं, इस एप्सिलॉन को बोलते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युत शीलता और इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं माध्यम की निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युत शीलता। और इस एप्सिलॉन नॉट को बोलेंगे हम परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युत शीलता। कोई दिक्कत बेटा यहाँ पे? अब यहाँ पे देखेंगे आप, इस इक्वेशन में सेकंड दे देता हूँ और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये वाली जो वैल्यू है बेटा यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2। अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी बेटा कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है मेरे पास वो किसकी है, एफ नॉट की। तो बेटा ये एफ नॉट वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर एफ एम, ठीक है बेटा। तो इफ यदि एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है बेटा, 1 से बड़ी है, 1 से ज्यादा है, तो बेटा एफ एम क्या होगा, कम हो जाएगा। एफ एम क्या होगा बेटा, कम होगा, किससे, एफ नॉट से। कोई दिक्कत बेटा यहाँ पे आ गया समझ में? यानी माध्यम अगर रख दूंगा दोनों आवेशों के बीच में, तो यहाँ पे वैद्युत बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है बेटा ये चीज आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, कूलॉम की नियम का सदिश रूप पढ़ लेते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं आई है ये चीज तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। क्लियर है बेटा? चलो अब हम बात करते हैं कूलॉम के नियम का सदिश रूप की भी बात कर लेते हैं। चलो कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या है वो हम देख लेते हैं। देखो बेटा, ये दो आवेश है, ये ले लिया मैंने Q1 और ये मैंने ले लिया Q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस ले ली बेटा मैंने कितनी, R। क्लियर है बेटा? अब ये जो Q1 चार्ज है, ये जो Q1 चार्ज है, अगर हम सिंपली बात करें कूलॉम के नियम की, तो आपने पढ़ा था F K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमने पढ़ा। लेकिन अगर सदिश रूप की बात करते हैं तो सदिश रूप क्या बोलता है, अगर यदि, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यदि Q1 व Q2 दो एकांक धनावेश है जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। ये चीज क्लियर हुई बेटा? मतलब r दूरी से क्या क्या, Q1 और Q2 दूर रखे हैं, ठीक है। अब मान लो ये दोनों क्या है, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि दोनों क्या है, एकांक धनावेश है, दोनों पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर दोनों पॉजिटिव है, ठीक है बेटा, अगर दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, प्रतिकर्षण इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। अगर ये ऐसी चीज है तो बेटा ये जो Q1 चार्ज है वो इधर बल लगाएगा इससे, और ये Q2 चार्ज इधर, यानी Q2 क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा किधर की तरफ बेटा, इधर की तरफ, और Q1 धक्का किधर मारेगा, इधर की तरफ। जब Q1 धक्का मार रहा है Q2 पे, तो F बल हो जाएगा 2-1। जब धक्का कौन मार रहा है बेटा, Q1 इस पे बल लगा रहा है, यानी 1 कार्य कर रहा है किसके ऊपर, 2 के ऊपर। 1 कार्य कर रहा है 2 के ऊपर, तो बल हो गया F2-1। और अगर मैं बात करूं कि 2 वर्क कर रहा है किसके ऊपर, 1 के ऊपर, तो क्या हो गया F12। कोई दिक्कत बेटा? और इसके
स्थिति सदिश एकांक सदिश की बात करता हूँ तो ये हो जाएंगे इसके पोजीशन वेक्टर आर, इधर की तरफ लग रहा है तो 1 2 और इधर की तरफ लग रहा है तो 2 1। यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो अगर नहीं भी आए तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। तो कूलाम का सदिश रूप ये है कि यहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन के बारे में पता करेंगे कि अगर अलग अलग सेम प्रकृति के चार्जेस हैं, सेम प्रकृति के चार्जेस मीन्स सेम यानी जिन पे समान आवेश हो तो उनका क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है बेटा, चलो अब हम बात करते हैं कि पहले हम बात कर लेते हैं Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगाया गया बल। तो कितना बल लगाया जा रहा है बेटा, F21, यानी Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगाया गया बल F21 इक्वल हो जाएगा बेटा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? अब R12 को क्या लिख सकते हो, KF है तो क्या लिखोगे आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो एकांक सदिश, तो R वेक्टर। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई R12 अपॉन R। तो ये हो जाएगा बेटा K Q1 Q2 अपॉन R³ R12, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये तो आ गया बेटा Q1 आवेश के कारण। किसके कारण आ गया बेटा, Q1 आवेश के कारण आ गया। अब हम बात कर लेते हैं Q2 आवेश के कारण की होगा क्या। तो Q2 आवेश के लिए देखो, Q2 आवेश द्वारा यानी Q2 आवेश कितना कार्य कर रहा है उसके ऊपर, कितना बल लगा रहा है उसके ऊपर, उसकी बात कर लेते हैं। तो Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगाया गया बल। अब Q2 आवेश द्वारा, इस Q2 आवेश द्वारा Q1 पर कितना बल लगाया जा रहा है, वो है बेटा F12। तो F12 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21। अब R21 को क्या लिख सकते हो आप, R21 वेक्टर अपॉन R, इसका परिमाण। तो बेटा ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R³ R21, इक्वेशन नंबर ये थर्ड आ गई आपके पास। अब आपको ये इस डायग्राम में एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो है आपके पास, ये जो पोजीशन वेक्टर दिख रहे हैं आपको, वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी जो बल लग रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट जाके वर्क कर रहा है। तो बेटा ये चीज अगर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 1 2 वेक्टर इक्वल माइनस R21 वेक्टर। यस या, यानी दोनों एक दूसरे के क्या लगा रहे हैं बेटा, अपोजिट वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। तो इसके एकांक सदिश क्या जाएंगे, R12 माइनस R21। अब बेटा जब ये चीज है मेरे पास, तो ये चीज आपके कहाँ रख दीजिए, 1 2 है आपके पास, तो ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, या तो यहाँ रख दीजिए या यहाँ रख दीजिए। तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा समीकरण 1 व 2 से, तो आपके पास आ जाएगा F12 इक्वल माइनस F21। इज दैट क्लियर? यस या, यानी आपने किया क्या है वो देख लीजिए आप, कि आपने समीकरण 1 और 2 लिए, देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 तो ये रहा आपके पास, बाकी सब मैं मिटा रहा हूं। और समीकरण 2 ये, देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 2 व 3 से देख बात करते हैं, समीकरण 2 व 3 से, तो बेटा आपके पास आ जाएगा F12 इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R³। अब बेटा ये वैल्यू है ना, एक काम कीजिए, 21 की जगह क्या रख दीजिए, माइनस R12। अब बेटा ये जो वैल्यू है वो कहाँ पे, ये F21 की वैल्यू है, तो ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए।
तो आपके पास आ जाएगा 1 2 इक्वल माइनस F2। यानी जो बल लग रहा है वो दोनों बल क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट दिशा में होंगे, अपोजिट होंगे, प्रकृति के क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्लियर है बेटा ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि कूलाम का सदिश रूप क्या है। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं आवेशों का। बहुत सारे आवेश हैं, उन पे बल कितना लग रहा है। तो बहुत सारे आवेश होते हैं, जब बहुत सारे आवेश होते हैं कि एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ पे, एक आवेश यहाँ पे, एक आवेश यहाँ पे, और एक नेट एक स्थिति एक बिंदु आवेश रख दिया, उस बिंदु आवेश के कारण उन सभी आवेशों पे कितना बल लग रहा है। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो सब पे कितना इफेक्ट हो रहा है वो मैं बात करने वाला हूँ। तो बेटा वो बात कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे देखो बाहुल आवेशों के कारण बल। मान लो ये कोई बिंदु आवेश है जिसको मैंने नाम दे दिया Q। एक आवेश यहाँ मान लिया मैंने Q1, एक आवेश मैंने यहाँ मान लिया Q2, एक आवेश यहाँ मान लिया Q3, एक आवेश मान लिया यहाँ पे Qn। अब इस पे ये Q जो एकांक धनावेश है वो इस पे बल लगाएगा किधर की तरफ बेटा, इधर की तरफ। ठीक है बेटा, यानी ये Q इस पे बल लगा रहा है इधर की तरफ, यानी इसको मैं बात कर लेता हूँ F1, इसको बोल देता हूँ बेटा कि ये इधर बल लगा रहा है कितना F2, और ये इधर बल लगा रहा है कितना F3, और ये इस पे बल लगा रहा है कितना Fn। कोई दिक्कत बेटा यहाँ पे? इनके बीच की डिस्टेंस है R1, R2, R3, R4, N। ठीक है बेटा, यानी अलग अलग है, अलग अलग पोजीशन है सभी की। तो इस पे जो टोटल परिणामी बल होगा, इस आवेश का जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल जो होगा वो यानी F परिणामी जो होगा बल, यानी F परिणामी जो बल होगा इन सभी आवेशों के कारण जो बल लग रहा है उन सबका बीजगणितीय योग के बराबर होता है बहुल आवेशों के कारण बल। यानी F1 प्लस F2 प्लस कहां तक Fn तक, यानी F परिणामी बराबर F1 प्लस F2 प्लस कहां तक Fn। यहां तक किसी को डाउट नहीं? यानी बहुल आवेशों के कारण जो बल लग रहा है वो क्या होगा, यानी किसी भी बिंदु आवेश पे जो परिणामी बल होगा सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के कारण जो बल लग रहा है उसके इक्वल होगा। क्लियर है बेटा ये चीज? अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है वैद्युत क्षेत्र। क्या आता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र। आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, फिर जब नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की बात हो जाएगी, उसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता और बल आघूर्ण याद करेंगे। तो आज के सेशन में हम लास्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? मान लो कोई आवेश है, ये कोई आवेश है, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसका क्या रहता है बेटा प्रभाव रहता है। मान लो यहाँ पे कोई चुंबक रख दी, एक चुंबक रख दी, इस चुंबक का इसके चारों ओर कहां तक प्रभाव है उसको ही हम क्या बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। वैसे ही किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका क्या रहता है प्रभाव रहता है, यानी कोई अन्य आवेश आने की कोशिश करता है तो उसको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, यानी उसको बल का अनुभव होता है। मान लो इसका मैं एग्जाम्पल देके बताना चाहूंगा कि मान लो आपकी कॉलोनी में कोई बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर है, ठीक है, गलत मत लेना मेरे एग्जाम्पल को, ठीक है, यानी हिस्ट्री शीटर है, वो क्या कर रहा है मतलब सभी उसके खौफ से डरे हुए हैं। अब मान लो यानी उसके चारों तरफ उसके आसपास का जितना इलाका
है उसमें क्या है, उसका खौफ है, उसका असर है, लेकिन अगर कोई और अन्य आना चाहेगा तो उसको उस असर का अनुभव होगा। मतलब किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका क्या रहता है, प्रभाव रहता है। ये चीज आ गई बेटा समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास हो जाएगी, तो लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण एक बल का अनुभव करता है उसे करता है। यानी किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण एक बल का क्या करता है बेटा, अनुभव करता है, अनुभव करे या करता है, उसे क्या कहते हैं, हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। यानी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है या कोई भी आवेशित कण है अगर उस क्षेत्र में आएगा तो वो क्या करेगा, बल का अनुभव जरूर करेगा। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद आएगा हमारे पास टॉपिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वो भी इसी से रिलेटेड है बेटा, देख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, देखिए बेटा। मान लो ये कोई Q आवेश है, ये Q0 आवेश है, तो इस पे बल कितना लग रहा है, F लग रहा है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी ले लेंगे, ठीक है। अगर इसके चारों ओर का क्षेत्र हो गया वैद्युत क्षेत्र, ठीक है बेटा। तो किसी भी, देखो बेटा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, यानी कोई भी बिंदु ले लिया मैंने, बिंदु पर स्थित एकांक, अब किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इसके कारण है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में कोई एकांक धनावेश ले लिया मैंने, क्या ले लिया बेटा, एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, यानी ये जो आवेश है जितने भी बल का अनुभव करेगा उस बिंदु पर, उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं, उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं कि ये जो आवेश है इसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अगर कोई अन्य आवेश एकांक धनावेश है, वो जितने बल का अनुभव करता है, जितना भी बल उसके ऊपर लग रहा है, उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। अर्थात इसे ई से व्यक्त करते हैं, अर्थात E इक्वल क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, F/Q0। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत। अब मैं बात करता हूं कि जो आवेश है, मान लो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ठीक है, मतलब इसके कारण इसका प्रभाव इस पे बल किधर लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, यानी बाहर की तरफ इस पे बल लग रहा है। तो पॉजिटिव जो आवेश होगा, प्लस आवेश होगा, उसके कारण बल किधर होगा, बाहर की तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र भी किधर होगा, बाहर की ओर, यानी पॉजिटिव के लिए क्या होगा, बाहर की ओर होगा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है बेटा। और नेगेटिव की मैं बात करूं तो नेगेटिव के लिए कैसा रहता है बेटा, अंदर की तरफ रहता है, रेडियली अंदर की तरफ, त्रिज्यीय अंदर की तरफ होता है नेगेटिव
कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक की। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक की मैं बात करता हूँ, तो उसका मात्रक होता है क्या, F का मात्रक क्या हो गया बेटा न्यूटन, और चार्ज का मात्रक हो गया कूलम्ब, और इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, और इसका मात्रक होता है क्या बेटा वोल्ट पर मीटर या जूल, या लिख सकते हैं क्या बेटा इसे जूल कूलम्ब इनटू मीटर। क्लियर है बेटा। तो इसके मात्रक क्या हो गया न्यूटन पर कूलम्ब, वोल्ट पर मीटर और जूल अपॉन कूलम्ब इनटू मीटर। अगर मैं इसकी विमा की मैं बात करूं तो विमा हो जाएगी बेटा, ये जो मात्रक है आपके पास, विमा की बात करता हूं, ये मात्रक है ऐसा ही मात्रक। और अगर मैं विमा की बात करता हूं तो विमा हो जाएगी इसकी, तो न्यूटन की विमा होती है m1 L1 टी की पावर -2, और आवेश की मात्रक होता है क्या, सॉरी विमा होती है m1 टी। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो आपके पास आ जाता है m1 L1 टी की पावर -3 a की पावर -1। ये किसकी विमा हो गई, ये विमा हो गई E की। किसकी विमा हो गई, E की विमा क्या हो गई m1 L1 टी की पावर -3 a की पावर -1। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक। फिर मैं बात करता हूँ इसकी सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस मात्रक होता है इसका बेटा डाइन पर स्टेट कूलम्ब, या हिंदी में भी लिख देता हूँ डाइन बटे स्टेट। क्लियर है बेटा, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर डालें कि मुझे ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है बेटा, अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो जरूर 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 मुझे कमेंट सेक्शन में डालें कि मुझे ये प्रॉब्लम। क्लियर बेटा, ओके। अब हम विदा लेते हैं इस सेशन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे किस किस के बारे में बेटा, वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत